तो हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस का पार्ट 4। अगर आपने पार्ट 3 जो 3 पार्ट है पीछे के, अगर उसको नहीं देखा है तो आप उसको पहले देखें, फिर इस पार्ट को समझना शुरू करें। तो स्टूडेंट, हम देख रहे हैं रिस्पायरेशन क्या होता है। तो बात करें रिस्पायरेशन के स्टूडेंट, तो रिस्पायरेशन में एक चीज़ कॉमन होता है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर वो रिस्पायरेशन प्रोसेस कर रहा है तो उसमें एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो एनर्जी रिलीज होता है तो कैसे रिलीज होता है उसको देखेंगे कि जब भी रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, तो एनर्जी कैसे रिलीज होता है उसको हम देखेंगे। तो स्टूडेंट, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं और सेल में फूड और ऑक्सीजन पहुंचता है स्टूडेंट। तो इसको हम समझते हैं कि सेल में फूड और ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है स्टूडेंट। तो देखिए, अगर आपने मेरे वीडियो देखा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टूडेंट, तो आपको क्लियर होगा स्टूडेंट कि जब हम फूड खाते हैं स्टूडेंट तो वो माउथ से होता हुआ वो जाता है ओएसोफेगस में, ओएसोफेगस से फिर जाता है स्टमक में, स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विल्ली होता है स्टूडेंट, और विल्ली जो है सराउंडेड होता है ब्लड कैपिलरी से। तो जो फूड है वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाता है और ब्लड जो स्टूडेंट वो फूड को कैरी करता है टू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और वहाँ पे हमारे जो बॉडी के सेल होते हैं स्टूडेंट उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह से फूड जो है स्टूडेंट वो हमारे पूरे बॉडी के सेल के पास पहुँच जाता है। अब स्टूडेंट ऑक्सीजन पहुँचना होता है कि हर एक सेल में वो ऑक्सीजन पहुँच जाए। तो आप नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा स्टूडेंट, बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा स्टूडेंट कि जब आप रिस्पायरेशन करते हैं स्टूडेंट तो जो ईयर होता है स्टूडेंट वो नोस्ट्रिल से होते हुए स्टूडेंट नेसल पैसेज से होते हुए पैरानेक्स, फिर आपका लार्नेक्स, और उसके बाद ट्रैकिया, फिर आपका स्टूडेंट हो गया ब्रोंकस, ब्रोंकस से होते हुए ब्रोंक्यूली, और ब्रोंक्यूली के लास्ट में होता है स्टूडेंट एल्वियोली। तो वहाँ पे एयर पहुँच जाता है स्टूडेंट। तो इस सारे से होते हुए रिस्पायरेटरी सिस्टम के इन सारे ऑर्गन से होते हुए फाइनली नोस्ट्रिल से एयर जो है कहाँ पहुँच गया स्टूडेंट, आपका एल्वियोली में पहुँच गया। तो आपको फिर दोबारा मैं बता दूं स्टूडेंट, नोस्ट्रिल से एयर गया नेसल पैसेज में गया, नेसल पैसेज से फिर स्टूडेंट एयर जो है पैरानेक्स में गया, फिर पैरानेक्स से लार्नेक्स में गया, लार्नेक्स से ट्रेकिया में गया, ट्रेकिया से ब्रोंकस में गया, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूली में गया, फाइनली एयर जो है बेग लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वियोली, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, उसमें पहुंच गया स्टूडेंट। तो एयर एल्वियोली में पहुंचने के बाद जो एल्वियोली होता है सराउंडेड होता है ब्लड कैपिलरी से स्टूडेंट, और जो एयर है जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है वो पहुंच जाता है स्टूडेंट ब्लड में, और ब्लड जो है उस एयर को कैरी करता है हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन के पास, और जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो हमारे पूरे बॉडी सेल के दे देता है स्टूडेंट, पहुंचा देता है स्टूडेंट। तो इस तरह से हमारे पूरे बॉडी सेल में क्या पहुंच गया स्टूडेंट, तो डाइजेशन प्रोसेस से देखा फूड पहुंच गया और रिस्पायरेटरी सिस्टम से एयर पहुंच गया। अब स्टूडेंट जब ये दोनों चीज़ें सेल में पहुंचती हैं तो रिएक्शन होना शुरू होता है स्टूडेंट, और रिएक्शन होने के बाद फॉर्म होता है स्टूडेंट CO2, H2O और एनर्जी। ये तीनों चीज़ें सेल में ही फॉर्म होती है स्टूडेंट, जो कि CO2 और H2O की बात करें तो ये दोनों वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हमें बॉडी से निकालना होता है स्टूडेंट। तो ये कैसे निकलते हैं स्टूडेंट, तो जो ब्लड ऑक्सीजन को लेकर पहुंचता है स्टूडेंट सेल के पास, तो वो ब्लड ऑक्सीजन दे देता है और सेल में जो CO2 होता है ना स्टूडेंट वो CO2 को ले लेता है। अब वो ब्लड सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आता है एल्वियोली के पास, और एल्वियोली से वो दे देता एल्वियोली के पास आता है स्टूडेंट, और जो CO2 ब्लड में प्रेजेंट होता है वो एल्वियोली को दे देता है, और एल्वियोली से जो CO2 है स्टूडेंट वो जाता है स्टूडेंट आपका ब्रोंक्यूली में जाता है, फिर ब्रोंक्यूली से ब्रोंकस में जाता है, ब्रोंकस से ट्रेकिया में जाता है, ट्रेकिया से लार्नेक्स में, फिर पैरानेक्स में, फिर नेसल पैसेज में, और नोस्ट्रिल से CO2 क्या होता है बाहर हो जाता है, और इसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं। और जिस प्रोसेस से ऑक्सीजन अंदर जाता है ना स्टूडेंट एल्वियोली के पास, तो उसे हम इनहेलेशन कहते हैं, और जिस प्रोसेस से एल्वियोली से होते हुए नोस्ट्रिल से और CO2 बाहर निकलता है उसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं स्टूडेंट। तो इस पूरे प्रोसेस को याद रखिएगा स्टूडेंट, हम इस तरह से पढ़ेंगे इस चैप्टर को स्टूडेंट, आप पूरे पार्ट्स को देख लीजिएगा तो ये लाइफ प्रोसेस इतने अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको लाइफ
याद रहेगा। और इसका यूज बहुत जगह आप देखिएगा स्टूडेंट, कॉमनली बहुत जगह इसका यूज होता है और बहुत चीज़ें आपको क्लियर होगी स्टूडेंट। तो आपने देखा कि जो CO2 वेस्ट के फॉर्म रिलीज हुआ था स्टूडेंट, वो बॉडी से बाहर निकल चुका है। और कैसे निकला आपने देखा स्टूडेंट, जैसे कि एयर जो है इनहेलेशन प्रोसेस से, नोस्ट्रिल से होते हुए, नेसल पैसेज से होते हुए, पैरनेक्स से होते हुए स्टूडेंट, ट्रेकिया से होते हुए, और ट्रेकिया से पहले लार्नेक्स होता है, लार्नेक्स होते ट्रेकिया में जाता है, ट्रेकिया से ब्रोंकस में जाता है, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूली में जाता है, ब्रोंक्यूली से एल्वियोली में जाता है, और एल्वियोली से ब्लड में जाता है। ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स के सेल को सप्लाई कर देता है ऑक्सीजन। उसी तरह जो CO2 फॉर्म होता है स्टूडेंट सेल में, वो ऑक्सीजन जो है ब्लड दे देता है और CO2 ले लेता है, और फिर CO2 दोबारा एल्वियोली में ब्लड जो है एल्वियोली के पास पहुंचता है और एल्वियोली को दे देता है और रिटर्न होने लगता है स्टूडेंट। एल्वियोली से फिर ब्रोंक्यूली में जाता है, ब्रोंक्यूली से ब्रोंकस में जाता है, और ब्रोंकस फिर लार्नेक्स, लार्नेक्स से पैरनेक्स, और पैरनेक्स से नेसल पैसेज में जाता है, नेसल पैसेज से नोस्ट्रिल से CO2 बाहर निकल जाता है। इसे एक्सहेलेशन कहते हैं स्टूडेंट। तो इनहेलेशन में देखिए स्टूडेंट कैसे ऑक्सीजन गया हमारे बॉडी पार्ट्स के सेल के पास, और एक्सहेलेशन में देखिए स्टूडेंट की जो CO2 फॉर्म हुआ है सेल में, वो कैसे हमारे बॉडी से बाहर निकल गया। और रिस्पिरेटरी में देख और डाइजेशन में देखा आपने स्टूडेंट की फूड जो है हमारे बॉडी सेल के पास पहुंच चुका है। तो ये दोनों जब पहुंचते हैं स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट इन दोनों का रिएक्शन होता है, और इन दोनों के रिएक्शन से स्टूडेंट ये जब जो फूड हमारे सेल में पहुंचा है और ऑक्सीजन जो हमारे सेल में पहुंचा है, तो ऑक्सीजन रिस्पिरेटरी सिस्टम के हेल्प से पहुंचता है और फूड जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्प से पहुंचता है। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं स्टूडेंट, तो क्या फॉर्म होता है, CO2 फॉर्म होता है, H2O फॉर्म होता है और एनर्जी फॉर्म होता है। तो CO2 और जो H2O है स्टूडेंट, ये दोनों वेस्ट हैं। तो CO2 मैंने बताया कैसे हमारे नोस्ट्रिल से बाहर निकल जाता है स्टूडेंट, और H2O जो बच गया स्टूडेंट, H2O जो है वो हमारे बॉडी से निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो पसीना होता है, स्वेट निकलता है, उस फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है स्टूडेंट। और एनर्जी जो है स्टूडेंट हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, क्योंकि एनर्जी का यूज होता है, हमारा बॉडी यूज करता है स्टूडेंट बहुत सारे चीज़ों में स्टूडेंट, ग्रोथ में करता है और बहुत सारी चीज़ों में करता है स्टूडेंट। तो अब समझते हैं स्टूडेंट कि जो ये होल थिंग्स हो रहा है स्टूडेंट, जो होल प्रोसेस हो रहा है, फूड पहुंच रहा है, ऑक्सीजन पहुंच रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, ये सेल में पहुंच रहा है स्टूडेंट, बॉडी के सेल में पहुंच रहा है। तो ये सारी चीजें जब सेल में हो रही है ना, तो इसे हम बोलते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन स्टूडेंट। तो जबकि ये सारे प्रोसेस सेल में हो रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। तो आपको क्लियर हुआ सेलुलर रिस्पिरेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो भी प्रोसेस हो रहे हैं सारे सेल के अंदर हो रहे हैं, तो इसी कारण इसे हम सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन स्टूडेंट। तो टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन की बात करें तो दो तरह के रिस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो एरोबिक रिस्पिरेशन की बात करें स्टूडेंट, तो एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है कि नाम से ही पता चल रहा है कि क्या स्टूडेंट रिस्पिरेशन है। तो रिस्पिरेशन है तो एनर्जी रिलीज होगा। कैसे एनर्जी रिलीज होगा, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी रिलीज होता है तो उसे हम बोलते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। तो क्लियर है स्टूडेंट कि रिस्पिरेशन हम एरोबिक रिस्पिरेशन उसे कहेंगे जिसमें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या रिलीज हो, एनर्जी रिलीज हो, रिस्पिरेशन प्रोसेस हो। तो क्लियर है स्टूडेंट। तो एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होगा कि फूड होगा और ऑक्सीजन होगा। तो ये दोनों चीजें जब फूड से जब ऑक्सीजन रिलीज होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन। क्लियर है स्टूडेंट। तो एरोबिक रिस्पिरेशन क्लियर है। देखिए जब एरोबिक रिस्पिरेशन होता है स्टूडेंट, तो जो फूड होता है, जो फूड हमारे ब्लड के द्वारा सेल में पहुंचा स्टूडेंट, वो टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो वेस्ट होते हैं, बॉडी से बाहर आ जाता है, लेकिन एनर्जी जो है वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है स्टूडेंट। तो क्लियर है स्टूडेंट। एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है कि जब रिस्पिरेशन प्रोसेस होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन। और एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है कि जो फूड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और फूड जो है ब्रोकन कर जाता है, टूट जाता है। किस किस में टूटता है स्टूडेंट, तो CO2 में टूटता है, वाटर में टूटता है, और एनर्जी फॉर्म करता है जो कि एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है स्टूडेंट। CO2 H2O वेस्ट प्रोडक्ट है, वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, और 38 ATP जो है एनर्जी का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट। अब देखिए एनारोबिक रिस्पिरेशन, तो हम एनारोबिक रिस्पिरेशन उस प्रोसेस को कहेंगे स्टूडेंट जब रिस्पिरेशन होगा इन ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब रिस्पिरेशन होता है स्टूडेंट इन ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन,
तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टूडेंट एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो स्टूडेंट जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है स्टूडेंट, ये क्लियर है स्टूडेंट कि जब फूड जो है वो ब्रोक करेगा इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे एनारोबिक रिस्पायरेशन। बिना ऑक्सीजन के ही फूड जो है ब्रोक कर जाता है और एनर्जी रिलीज कर देता है, तो उसे हम एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो क्लियर स्टूडेंट कि जब रिस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो उसको एरोबिक रिस्पिरेशन कहेंगे, और जब रिस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के होगा, विदाउट ऑक्सीजन होगा, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो उसे एनारोबिक रिस्पिरेशन कहेंगे। और क्लियर है कि एरोबिक रिस्पिरेशन में फूड ब्रोक करता है और एनारोबिक रिस्पिरेशन में भी फूड ब्रोक करता है। और एरोबिक रिस्पिरेशन में जब फूड ब्रोक करता है स्टूडेंट तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रोक करता है, और एनारोबिक रिस्पिरेशन में जब फूड ब्रोक करता है स्टूडेंट, टूटता है तो बिना ऑक्सीजन का टूटता है। तो क्या होगा जब एनारोबिक रिस्पिरेशन में फूड ब्रेक होगा, तो किन किन चीजों में टूटेगा स्टूडेंट? सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट कि एनारोबिक रिस्पिरेशन होता कहाँ है। तो एक सर्टेन बैक्टीरिया में होता है, कुछ बैक्टीरिया इट इज सीन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगी, पैरासाइट एंड मसल सेल। हमारे बॉडी के जो मसल सेल होते हैं, जनरली हैंड और लेग के जो मसल सेल्स होते हैं, उसमें भी एनारोबिक रिस्पायरेशन देखने को मिलता है। इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे स्टूडेंट। तो जो इनएरोबिक रिस्पायरेशन, तब ठीक है स्टूडेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ग्लूकोज को तोड़ देते हैं, किसमें? इथेनॉल और CO2 में तोड़ देते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। तो स्टूडेंट जब एरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा था तो उसमें जो फूड था वो किसमें टूट रहा था? CO2, H2O और एनर्जी में टूट रहा था। लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है स्टूडेंट? जो फूड है वो ब्रेक होता है, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी रिलीज करता है स्टूडेंट। और जब एनारोबिक रिस्पायरेशन मसल सेल्स में होगा तो स्टूडेंट सिर्फ क्या रिलीज होगा? लैक्टिक एसिड रिलीज होगा और साथ में एनर्जी रिलीज होगा स्टूडेंट। वहां पे ना इथेनॉल रिलीज होगा ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। जब मसल सेल में एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा स्टूडेंट तो सिर्फ लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होता है स्टूडेंट। तो अब देखते हैं स्टूडेंट इन दोनों का केमिकल रिएक्शन देखते हैं। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में स्टूडेंट एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है स्टूडेंट तो क्या होता है? लाइक मैंने बताया, बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, फंगी हो गया, पैरासाइट हो गया। जब इनमें एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है तो क्या होता है? तो क्या होता है स्टूडेंट कि जो ग्लूकोज होता है, मतलब जो फूड होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है स्टूडेंट कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है टू पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट कि जो ग्लूकोज, जो फूड हमने खाया है वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से, ये प्रोसेस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है और कन्वर्ट हो जाता है टू पायरुविक एसिड में। अब ये जो टू पायरुविक एसिड है स्टूडेंट, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक होता है, इथेनॉल, CO2 और 2 ATP एनर्जी रिलीज करता है स्टूडेंट। तो ये क्लियर है स्टूडेंट। अगर हम एरोबिक रिस्पायरेशन में देखें तो जो ग्लूकोज था स्टूडेंट, जो फूड था स्टूडेंट, वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से, ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हो रहा था वो कहाँ हो रहा था स्टूडेंट? साइटोप्लाज्म में हो रहा था। तो ग्लूकोज किसमें ब्रेक कर जा रहा था स्टूडेंट? 2 पायरुविक एसिड में ब्रेक कर रहा था। फाइनली ये जो 2 पायरुविक एसिड है स्टूडेंट वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा था। कहाँ पे रिएक्ट कर रहा था स्टूडेंट? तो माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे पूरा नहीं आया स्टूडेंट तो देख लीजिएगा स्पेलिंग इसका, माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक करता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ही रिलीज होता है क्या? CO2, H2O और एनर्जी। तो ये जो रिस्पायरेशन प्रोसेस हो रहा है स्टूडेंट कहाँ कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। किस केस में हो रहा है स्टूडेंट? एरोबिक केस में। और एनारोबिक केस में सिर्फ कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है स्टूडेंट। तो इसको नोट करिएगा। अगर हम मसल सेल की बात करें स्टूडेंट तो मसल सेल में जो फूड है स्टूडेंट वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से साइटोप्लाज्म में ब्रेक करता है स्टूडेंट 2 पायरुविक एसिड में। ठीक है स्टूडेंट, 2 पायरुविक एसिड में ब्रेक करता है। फिर ये 2 पायरुविक एसिड जो है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन स्टूडेंट मसल्स सेल में क्या रिलीज करता है? लैक्टिक एसिड और ATP रिलीज करता है स्टूडेंट। तो मसल सेल में क्या आ चुका है स्टूडेंट? लैक्टिक एसिड। तो इसको अगर समझेंगे स्टूडेंट कि क्या होता है, क्यों मसल सेल जो है वो एनारोबिक रिस्पायरेशन परफॉर्म करने लगता है, तो इसको समझेंगे स्टूडेंट कि जब
जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं स्टूडेंट, तो उस समय हमारे बॉडी जो मसल्स होते हैं उन्हें ऑक्सीजन का ज़्यादा डिमांड होता है, लेकिन जितना उन्हें ऑक्सीजन चाहिए वो उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता स्टूडेंट, जिसके कारण वो बिना ऑक्सीजन के ही फूड्स को क्या करने लगते हैं, वो ब्रेक करने लगते हैं, जिससे कि मसल्स में लैक्टिक एसिड रिलीज होने लगता है और एनर्जी रिलीज होता है, जो कि 2 एटीपी का रिलीज होता है स्टूडेंट, जो कि काफ़ी कम होता है। तो इसको इंग्लिश में हम इसको कैसे बोलेंगे कि इन एनारोबिक रिस्पायरेशन may also occur in muscle cell of our arms and legs while performing physical activity like running. The body muscles need a lot of energy for which they respire fast but do not get sufficient oxygen. In such situation, anaerobic respiration take place, but here instead of alcohol lactic acid is produced. स्टूडेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टूडेंट कि जब हमारे मसल्स में एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, लेकिन यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जब होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, मतलब अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। तो बट हियर इंस्टेड ऑफ अल्कोहल लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड और CO2 इज ऑल्सो नॉट प्रोड्यूस्ड विच एक्यूमुलेट इन द मसल्स, और वो क्या होता है हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है स्टूडेंट, जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड हुआ है इन मसल सेल्स ड्यू टू एनारोबिक रिस्पायरेशन, वो हमारे मसल्स में स्टोर हो जाता है। दिस इज द रीजन वाई बी क्रैम्प्स, और यही कारण होता है कि कभी कभी हमारे मसल्स में क्या होता है स्टूडेंट, दर्द होता है। तो ये पता चल गया स्टूडेंट क्यों दर्द होता है, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल सेल्स। एज and when the lactic acid break down slowly we start to feel comfortable। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट कि एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है। तो ये सारा डिफरेंस अब आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, आपने इतना पढ़ लिया है कि आप खुद से भी इसको आप लिख सकते हैं। तो आप एक ही करके देख लेते हैं क्या ये आप पढ़े हैं कि नहीं। तो टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ O2, आपको पता ही है कि एरोबिक रिस्पिरेशन कब होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक रिस्पिरेशन कब होता है, इन ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है स्टूडेंट। अगर हम बात करें एरोबिक रिस्पिरेशन में, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है स्टूडेंट CO2 और H2O फॉर्म होता है स्टूडेंट, और एनर्जी फॉर्म होता है। अगर हम बात करें एनारोबिक रिस्पिरेशन में, तो इसमें इथेनॉल और लैक्टिक एसिड, इन केस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इथेनॉल फॉर्म होता है, और जब मसल सेल में एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, और दोनों केस में एनर्जी भी रिलीज होता है। और ये जो इन केस ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन जो रिस्पिरेशन होता है स्टूडेंट, वो कहाँ कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि एनारोबिक रिस्पिरेशन जो है सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होता है स्टूडेंट। अगर हम बात करें एरोबिक रिस्पिरेशन की, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है स्टूडेंट वो काफ़ी ज़्यादा रिलीज होता है, जबकि एनारोबिक रिस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होता है स्टूडेंट वो बहुत ही लेस रिलीज होता है स्टूडेंट। तो ये आपका यहाँ तक खत्म हुआ स्टूडेंट। नेक्स्ट जो पार्ट है स्टूडेंट उसमें आप और डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़िएगा, उसको मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।